हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप मज़े में होंगे। जैसा कि आपको विदित होगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आने वाले एग्जामों के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया गया है और प्री और मेंस दोनों स्तरों पर कुछ ही यूनिट्स में बदलाव किया गया है। और यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीपीएससी की प्री की परीक्षा में क्या बदलाव किए हैं, तो उसमें से एक जो सबसे बड़ा बदलाव है वो हुआ यूनिट नंबर 10 में। इससे पहले सिलेबस में जो पुराना सिलेबस था उसमें यूनिट 10 जो थी उसमें कमीशन टॉपिक को डाला गया था, और अभी जो वर्तमान नया सिलेबस जारी किया गया है उससे कमीशन को निकालकर भारत की राज्य व्यवस्था वाले टॉपिक में शामिल कर दिया तथा एक नया टॉपिक मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित डाला गया है। और इस टॉपिक के अंदर कई सब टॉपिक डाले गए हैं। जो नए बदलाव आए हैं, चाहे वो प्री के स्तर पर हो चाहे मेंस के स्तर पर हो, उनके लिए मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आऊंगा। अभी फिलहाल मैं आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री की परीक्षा में जो यूनिट नंबर 10 है उसमें जो बदलाव हुआ, उसमें एक नया टॉपिक डाला गया मध्य प्रदेश की जनजातियां। उस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक सब टॉपिक डाला हुआ है, उसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत की जो जनजातियां हैं उनकी संवैधानिक स्थिति, अर्थात संविधान के द्वारा जनजातियों के लिए क्या विशेष उपबंध किए गए हैं, इससे संबंधित टॉपिक डाला हुआ है, जिससे कम से कम 2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। 2 नहीं आएंगे तो 1 क्वेश्चन तो आने की संभावना बनती है। तो मैं वही टॉपिक को आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो बार बार एक शब्द सुनने को आता है, अनुसूचित जाति जनजाति। इंग्लिश वाले लोग उसको एससी और एसटी कहते हैं। तो क्या है ये एससी एसटी? कई बार समझ ही नहीं आता कि एससी और एसटी में क्या डिफरेंस है। यदि हम बात करें, हमारे देश के इतिहास की बात करें, 3000 साल के इतिहास में या जो भी इतिहास है हमारा, जितना भी पुराना इतिहास है, उसमें कुछ वर्ग अपना विकास क्रम में विकास करते चले गए तथा कुछ वर्ग ऐसे थे जो विकास क्रम में पीछे रह गए, वंचित रह गए। उन्हीं वंचित वर्गों को हमने एससी और एसटी कहा, जिनकी एक अलग भाषा, अलग कल्चर, अलग तीज त्योहार होते हैं, अलग ही रहने का स्थान होता है। यदि इनके बारे में हम अध्ययन करें तो हमको हमारे जो पुराने आदिवासी लोग थे या हमारे पुराने लोग थे उनका जीवन कैसा होता था, यदि आज हम ये जानना चाहते हैं तो हम पहाड़ों पर बसने वाली ट्राइब्स को देखने के लिए जा सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं एससी एसटी कौन है, तो ये समाज के वो वंचित वर्ग हैं जो विकास क्रम में काफी पीछे रह गए। और जब हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हमने देश में संविधान लागू किया, तो संविधान लागू होने के बाद संविधान में इन पिछड़े वर्गों को, इन वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। ये प्रावधान क्या है, क्यों शामिल किए गए, क्या इनका लाभ वास्तव में इनको मिला, नहीं मिला, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये सारे टॉपिक डिस्कस हम मेंस में करेंगे। अभी प्री के स्तर पर मैं बात करता हूं और अपने टॉपिक पर आता हूं कि एससी और एसटी के लिए संविधान में क्या विशेष प्रावधान है। यदि हम बात करें कि हमारा संविधान कई देशों के संविधान, कई कानूनों के संविधान, शायद मैंने गलत बोल दिया, कई कानूनों से लिया है, कई देशों के संविधान और कई कानूनों से लिया है। और उन्हीं कानूनों में से एक कानून था जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर हुआ, वो था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। इसका मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि इसी एक्ट में सबसे पहले एससी को, शेड्यूल कास्ट को परिभाषित किया गया है। यदि मैं आपसे बात करूं कि मुझे पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, इतने बड़े संविधान को पढ़ूंगा तो इतना टाइम चला जाएगा, भारत का संविधान कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, क्या वो धार्मिक आधार पर है या धर्मनिरपेक्ष है, क्या वो समानता की बात करता है, नहीं करता, समानता है तो कौन सी समानताओं की बात करता है, इन सबको यदि मैं जानना चाहता हूं
तो मुझे कुछ नहीं करना है, किसी भी देश का संविधान मुझे पढ़ना है तो मैं उसका कंक्लूजन पढ़ूंगा और वही कंक्लूजन प्रीएम्बल के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने यहां पे जिक्र भी कर रखा है थोड़ा सा, समानता और न्याय की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर में लोगों को समानता दी जाएगी तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो आप इस बात से क्या समझे कि हमारा संविधान हमारे सभी लोगों को समान मानता है, सभी लोगों को न्याय दिलाता है। तो जो हजारों सालों में हमारा एक वर्ग पिछड़ गया था, उसको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, हम सब लोगों के जैसा बनाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी कर रहा है। तो वो विशेष प्रावधान आपने सुने ही होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि इनको आरक्षण मिलता है। कोई कहते हैं एक्ट है, SC ST एक्ट है, बहुत खतरनाक एक्ट है, आपके ऊपर SC ST एक्ट लग जाएगा। वो क्या है, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको जानना है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इसमें केवल एक ही पॉइंट जानना है कि ये एक्ट में SC को सबसे पहली बार परिभाषित किया गया। इसके बाद यदि हम संविधान में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स में, मूल अधिकारों में, चाहे हम वो आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं जो कानून के समक्ष सभी को समान मानता है, चाहे 15 और 16 की बात कर रहे हूं जो लोक सेवाओं में अवसर देगा, चाहे हम अनटचेबिलिटी की बात करें या फिर हम DPSP में, वहां भी अनुसूचित जाति और जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। हम एक एक करके सभी टॉपिकों को समझेंगे। वहीं संविधान की अनुसूची 5 और 6 में भी जनजातियों की सुरक्षा, उनके प्रशासन, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि हम अनुसूची शेड्यूल 6 की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्ट में रहने वाली अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन और उनकी सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। वहीं अनुसूची 5 में देश के सभी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट को हटा दें, उत्तर पूर्वी भारत को हटा दें, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के क्षेत्र आते हैं, उनको हटाकर शेष देश के सभी क्षेत्रों के SC और ST के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन इस 5वीं अनुसूची में किया गया है। इसके बाद वंचित वर्गों के लिए संविधान में एक अलग भाग जोड़ा है, जिस भाग का नाम है भाग नंबर 16, जो आर्टिकल नंबर 330 से 346 के बंद है। आइए सबसे पहले हम इन्हीं आर्टिकलों को डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 330 से 346 तक वो कौन से प्रावधान हैं जो SC ST को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। तो एक एक आर्टिकल को हम समझेंगे। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, इसके बाद हम DPSP को देखेंगे कि उसके अंदर क्या वर्णन किया गया है, और फिर 5वीं और 6वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे, उनसे क्या क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो आइए अब हम देखते हैं संविधान का भाग 16, जो कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है, जिसमें SC ST OBC और एंग्लो इंडियन को शामिल किया गया है। चूंकि हमारा टॉपिक SC ST के लिए संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए मैंने केवल वही आर्टिकलों को चुना है जो SC ST से संबंधित हैं। तो यदि मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 330 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 330 लोकसभा में SC और ST को आरक्षण देने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 332 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 332 विधानसभा में SC ST को आरक्षण देने की बात करता है। तो अब अगला क्वेश्चन ये आएगा कि आरक्षण मिलेगा कितना, तो जो SC और ST का जनसंख्या अनुपात है उसी अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। जैसे यदि मैं कहूं कि मध्य प्रदेश में ST 25% है तो उनकी सीटें 25% रिजर्व हो जाएंगी, SC 20% है तो 20%, किसी राज्य के लिए कुछ और है तो वो और रिजर्व हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि आर्टिकल नंबर 334 क्या है, ये बड़ा इंपोर्टेंट आर्टिकल है और इस पर काफी विवाद भी हुआ है। आर्टिकल नंबर 334 कहता है कि जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है, यह संविधान लागू होने के बाद केवल 10 वर्षों तक रहेगा।
किंतु साथ में ये बात जोड़ी गई है, यदि संसद को उचित लगे तो इस प्रावधान को और आगे के वर्षों तक बढ़ा सकती है। तो संसद को, हमारी संसद को ये लगता है कि एससी और एसटी के लिए अभी इतना सुधार नहीं हुआ, इसलिए उसने समय समय पर संशोधन करके इस सीमा को बढ़ा दिया है और वर्तमान सीमा है 2026। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि आर्टिकल नंबर 335 क्या कहता है, तो वही है कि 330 कह रहा था लोकसभा में आरक्षण, 32 कह रहा था विधानसभा में आरक्षण, 34 कह रहा था आरक्षण की सीमा 10 वर्षों तक, जिसे संसद ने समय समय पर बढ़ा दिया है। 35 कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में एससी एसटी के वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन साथ में लिखा हुआ है सरकारें, संसद इस बात का ध्यान रखे कि लोक सेवाओं की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आरक्षण दो लेकिन क्वालिटी डाउन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें कि आर्टिकल नंबर 338 क्या कहता था, तो आर्टिकल नंबर 338 बोलता था कि राष्ट्रपति से बोलता था कि राष्ट्रपति एससी एसटी के लिए एक आयोग का गठन करें। इसके बाद वर्ष 2003 में संविधान में 89वां संशोधन किया गया। 89वें संविधान संशोधन से एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, जो आर्टिकल है 338A, और 338 ये कहता है कि राष्ट्रपति एसटी के लिए कमीशन का गठन करेगा। और अब जो कि 338 जो पहले एससी एसटी दोनों के लिए बोल रहा था, तो 338 हो गया नेशनल एससी कमीशन, तथा 338 से जो 2003 में 89वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, इसमें लिखा हो गया नेशनल एसटी कमीशन। अब इसके बाद बात करें, ये तो हमारे मुख्य रूप से आर्टिकल हो गए। अब आगे बात करें तो आर्टिकल नंबर 340। आर्टिकल नंबर 340 क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 340 एससी एसटी के बारे में नहीं बोलता, वो तो जिक्र हुआ 338 से, इसलिए मैं एक आर्टिकल अलग से लिख रहा हूं, आर्टिकल नंबर 340। आर्टिकल 340 ओबीसीओ के लिए कमीशन की बात करता है। ओबीसी कमीशन की बात करेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जो आप कमेंट करके बताएंगे, ओबीसी कमीशन किस संविधान संशोधन से लागू किया गया? अभी हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत यह बात लागू की गई कि ओबीसीओ के लिए भी एक होगा कमीशन होगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 341 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 341 कुछ नहीं कहता, केवल हेडिंग डली हुई है एससी। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 342 केवल हेडिंग डली हुई है एसटी, और एक बात लिखी हुई है कि एससी और एसटी कौन होंगे, ये बात कौन तय करेगा, तो सीधा लिखा हुआ है 341। आर्टिकल नंबर 341 के तहत एससी में उन जातियों को शामिल किया जाएगा जिन्हें राष्ट्रपति अनुमति देगा। यानी कि एससी में कौन सी जाति शामिल होगी, इसकी शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को। वही आर्टिकल नंबर 342 कौन सी जाति को हम एसटी जाति मानेंगे, ये पावर भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसी के साथ ही दो आर्टिकल और मैंने जिक्र की हैं। आर्टिकल नंबर 366 के अंदर सब क्लॉज 24 और सब क्लॉज 25 जो एससी और एसटी की डेफिनेशन देखिए संविधान में एससी और एसटी की कोई डेफिनेशन नहीं है। आर्टिकल नंबर 366 केवल ये कह रहा है एससी कौन होंगी, भारत में एससी वो होंगी जिन्हें आर्टिकल नंबर 341 के द्वारा घोषित किया गया है, पता ये परिभाषा है। और एसटी कौन होंगी, जिन्हें आर्टिकल नंबर 342 के तहत परिभाषित किया है, या 342 के तहत उन जातियों को एसटी में शामिल किया है। और शामिल कौन करेगा, ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची का संबंध भी एससी एसटी के प्रशासन के लिए है, तो 5वीं अनुसूची में कौन से एससी एसटी के क्षेत्र हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर शेष सभी भारत के क्षेत्रों में जहां एससी एसटी पाई जाती है, उन क्षेत्रों में प्रशासन की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा कौन सी अनुसूची कहती है? अनुसूची नंबर 5। और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र जिनमें 4 राज्य हैं केवल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद करने के लिए ट्रिक होती है एटीएम स्क्वायर।
इन क्षेत्र की SC ST के प्रशासन और सुरक्षा की जानकारी, उनसे संबंधित प्रावधान आपको अनुसूची नंबर 6 में मिलेगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, तो आगे हम जब संविधान पढ़ेंगे, मूल अधिकार पढ़ेंगे, तो उसमें टॉपिक आएगा। आर्टिकल 14 कुछ नहीं कहता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। 15 और 16 अवसर देगा, चाहे वो आरक्षण की बात करें, चाहे वो पब्लिक प्लेस की बात करें। और आर्टिकल नंबर 17 कहेगा अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। तो मैंने जैसा आपको कहा था कि एक टॉपिक डाला हुआ है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, वो सारे क्वेश्चन जो आने की संभावना थी वो सारे आर्टिकल हम जिक्र कर चुके हैं। ये जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं संवैधानिक प्रावधान, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार 2-3 बार रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद आप पाएंगे इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो देखिए, अब हम आज यदि मैं पूरे लेक्चर की बात करूं तो हमने क्या क्या पढ़ा। SC ST कौन होते हैं? समाज के वो वर्ग हैं जो विकास क्रम में पिछड़ गए, अर्थात समाज का वंचित वर्ग SC ST कहलाता है। संविधान में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सा अधिनियम या वो कौन सा एक्ट था जिसमें सबसे पहले SC का जिक्र हुआ, तो आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें SC को परिभाषित किया गया। इसके बाद पूछेगा संविधान का कौन सा भाग वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है, तो आंसर होगा भाग नंबर 16, जिसमें आर्टिकल नंबर 330 से 346 तक वर्णन किया गया है। तो यदि जल्दी से यदि हम क्विक रिवीजन करें, 330 क्या कहता है? लोकसभा में आरक्षण। 332 क्या कहता है? विधानसभा में आरक्षण। 334 क्या कहता है? आरक्षण की सीमा, और आरक्षण की सीमा की बढ़ाने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद ने समय समय पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया है। अभी हाल ही में 2020 में एक कानून के द्वारा यह सीमा 10 वर्षों के लिए और आगे को बढ़ा दी गई है। आर्टिकल नंबर 335 क्या कहता है? केंद्र सरकार राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण देने की बात करता है। साथ में एक बात जोड़ता है कि सेवाओं का स्तर, सेवाओं की क्वालिटी, सेवाओं की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। आर्टिकल नंबर 338 की बात करें, SC ST के कमीशन की स्थापना की बात करता था, लेकिन जब वर्ष 2003 में संसद के द्वारा 89वां संविधान संशोधन किया गया, इस संविधान संशोधन के द्वारा एक नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, आर्टिकल नंबर 338 ए। और ये आर्टिकल क्या कहता है? ST के लिए कमीशन की बात करता है। तो आपसे पूछेगा ST कमीशन किस आर्टिकल से बना है? 338 से। SC कमीशन किससे बना है? 338 से बना हुआ है। कौन बनाता है? राष्ट्रपति। 340 OBC कमीशन। 341 क्या कहता है? केवल डेफिनेशन लिखा है, SC है। SC में कौन सी जातियों को शामिल किया जाएगा? ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। कौन सा आर्टिकल? 341। यदि आपसे पूछे ST में कौन सी जातियां शामिल होंगी, ये शक्ति किसको दी गई है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को। किस आर्टिकल से? 342। इसके अलावा 366 सब क्लॉज 24 और 25 क्या करती है? डेफिनेशन देती है, परिभाषित नहीं किया, सीधा बोला है। 341 में जो जातियां SC में शामिल की गई हैं उनको SC कहा जाएगा। 342 में जो जातियां ST में शामिल की गई हैं उनको ST कहा जाएगा। ये दो फालतू के आर्टिकल डले हुए हैं। इसके बाद 5वीं अनुसूची क्या कहती है? नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों को छोड़ दें तो शेष भारत के क्षेत्रों में पाई जाने वाली SC ST के विशेष प्रावधान और उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे क्या उपबंध किए जाएंगे, ये जिक्र किया गया है अनुसूची नंबर 5 में। और यदि अनुसूची 6 की बात करें तो ATM स्क्वायर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके विशेष प्रावधानों के लिए एक नई अनुसूची या कहें संविधान की अनुसूची जोड़ी गई है, जिसका नाम है अनुसूची नंबर 6। मूल अधिकार में 14, 15, 16, 17 आर्टिकलों में कहीं ना कहीं SC ST के लिए प्रावधान है। जैसे आर्टिकल नंबर 14, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। 15, 16 का जिक्र हम आगे करेंगे। और आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत के अंत की बात करता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 2-3 बार रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर्स में तो आए हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन अब चूंकि एक अलग से टॉपिक डाल दिया गया है तो संभावना है इसके क्वेश्चन अधिक से अधिक आएंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।